देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। जैसे देखो हम लोग लास्ट क्लास में मेटेरियल कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लेबर कॉस्टिंग। ठीक है, आज लेबर कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग कर लेते हैं लेबर कॉस्ट। तो देखो जब भी हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखो हमें मेजर जो एलिमेंट चाहिए वो होता है मेटेरियल, जिसमें मेजर कॉस्ट इनकट होता है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, मेटेरियल जो चाहिए उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, दैट इज मेटेरियल कॉस्टिंग, वो हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो मेजर कॉस्ट, ठीक है, मैंने मतलब सेकेंड मेजर कॉस्ट जो इन्वॉल्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है लेबर का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये सेकंड होता है और आफ्टर दैट होता है ओवरहेड। ठीक है, तो वो इसके बाद ओवरहेड इसी तरह से पढ़ा जाता है। इसी तरह से पढ़ने से सबसे बेस्ट समझ में आता है। अच्छा, अब हम लोग मेटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, मतलब फिनिश गुड्स को रेडी करने में लेबर का जो मतलब जो भी लेबर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका कॉस्टिंग कैसे करें, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल जब ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल जब ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल कॉस्ट, ये हम लोग कर चुके हैं, कैसे मटेरियल को प्रोक्योर करें, क्या उसका कॉस्ट होना चाहिए। अब सेकंड है, मतलब ऐसे सोचो कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स हम लोग लेके आ चुके हैं, अब इसे कैसे फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमें लेबर का जरूरत होता है। ठीक है, अब उसके लिए हमें बेसिकली जरूरत किन चीजों का होगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चीजों का जरूरत होगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें दो चीजों का जरूरत होगा। एक हो सकता है हम लोग का लेबर, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे लेबर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग वाला रिसोर्सेज। दूसरा हम लोग का हो सकता है मशीन्स वगैरह। ठीक है, कुछ टाइप ऑफ मशीन्स वगैरह। ठीक है, मशीन्स वगैरह कुछ है वो हो सकता है। ठीक है, मशीन, मशीन्स के थ्रू से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना क्या है, यहाँ पर हम लोग लेबर के बारे में ही मतलब मैक्सिमम जो है लेबर कॉस्ट मतलब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, कि जो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए, उसका कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो लेबर जो है वो कहाँ किस तरह से हमें हेल्प करता है फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो देखो ये हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, लेबर जो है वो, मान लो ये गोडाउन है, ठीक है, ये है गोडाउन। ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स रखे हुए, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर रखे हुए हैं रॉ मटेरियल्स। गुड इवनिंग शुभम। गुड इवनिंग मैम। रॉ मटेरियल्स रखे हुए, ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स को ये लोग क्या कर सकते हैं, मतलब देखो गोडाउन में जो रॉ मटेरियल्स है उसको कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा प्रोडक्शन फ्लोर में। ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है, मतलब बेसिकली बोल सकते हो जहां पर हम लोगों का फैक्ट्री वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, फैक्ट्री मशीन्स मतलब जो फैक्ट्री एरिया है, प्रोडक्शन फ्लोर एरिया। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल को गोडाउन से लेके हमें जाना पड़ेगा प्रोडक्शन फ्लोर तक। ठीक है, इसमें हमें कौन हेल्प करेगा, लेबर। ठीक है, इसमें हमें कौन हेल्प करेगा, लेबर हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो मशीन्स है, ठीक है, फैक्ट्री में जितने भी मशीन्स है, ठीक है, फैक्ट्री में जितने भी मशीन्स है उसे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट।
मशीन्स को ऑपरेट, क्योंकि मशीन्स तो ऑटोमेटिकली नहीं चलेगी, ठीक है। अगर कुछ ऑटोमेशन प्रोसेस होता भी है तो भी ह्यूमन बीइंग का तो जरूरत होता ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि बिना ह्यूमन बीइंग के, जैसे मान लो जो मतलब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, ठीक है, तो वो चला दिया, वो ऑटोमेटिक धुल, तो चलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ह्यूमन लेस है, ऐसा बात नहीं होता है। गुड इवनिंग विश्वजीत। गुड इवनिंग विश्वजीत। मैम। मशीन ऑपरेट करने के लिए किसका जरूरत होगा? फिर से वही लेबर का जरूरत होगा, ठीक है। फिर से मशीन को ऑपरेट करने के लिए लेबर का जरूरत होगा। तो लेबर कितने तरीके से हमें हेल्प कर सकता है, वही हम लोग देख रहे हैं कि लेबर हमें रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। वो कुछ अलग टाइप ऑफ लेबर होंगे, ठीक है। अब कुछ किसी के पास टेक्निकल नॉलेज है तो वो मशीन वगैरह ऑपरेट करता है, किसी के पास वो नहीं है तो वो गोडाउन से सामान को लेके फ्लोर एरिया तक जाता है। जिसको जो चीज में नॉलेज है वो उस तरह से काम कर सकता है, मतलब उस तरह से उसे ऑर्गेनाइजेशन में काम मिल जाएगा, ठीक है। कोई जो है वो मशीन को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। हमें इस तरह से लेबर का जरूरत होगा, ठीक है। तो लेबर का जरूरत कहाँ कहाँ हो सकता है? तो देखो, फर्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि फैक्ट्री मेंटेनेंस। फैक्ट्री मेंटेनेंस में हमें किस चीज का जरूरत होगा? लेबर का जरूरत होगा, ठीक है। सेकेंड हो गया फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फैक्ट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए भी हमें किस चीज का जरूरत होगा? ह्यूमन रिसोर्स का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं वर्क फोर्स या लेबर फोर्स का जरूरत होगा, ठीक है। लेबर फोर्स या फिर तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, ठीक है, लेबर फोर्स और वर्क। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फैक्ट्री में जैसे मान लो मशीन को जो है वो ऑपरेट करने के लिए चाहिए, ठीक है, या फिर कोई सुपरवाइजर रख लिया हम लोगों ने, लेबर ठीक तरीके से काम कर रही है कि नहीं वो देखने के लिए, ठीक है, तो फैक्ट्री सुपरवाइजर हो सकते हैं। तो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए भी हमें लेबर फोर्स का जरूरत हो सकता है, फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए भी हमें लेबर फोर्स का जरूरत होगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग में लेबर का मतलब है कोई भी ऐसे पर्सन, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? लेबर बोलेंगे। अब वो कोई भी डिपार्टमेंट में क्यों ना काम करे, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट में क्यों ना काम करे, उन्हें हम लोग लेबर बोल सकते हैं। एनी पर्सन वर्क इन फैक्ट्री इज लेबर, whether it is in the factory department, क्लीनिंग, क्लीनिंग यानी मेंटेनेंस वाला काम, ठीक है, फैक्ट्री में काम हो रहा है तो फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए भी तो हमें मेंटेनेंस के लिए भी तो लोगों को रखना पड़ेगा, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। सेलिंग डिपार्टमेंट, every person who is working in the factory premises is a labor. Labor is important for smooth running of business. देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि एनी पर्सन, ठीक है,
एनी पर्सन वर्कड इन फैक्ट्री इज, अगर फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसे हम लोग लेबर बोल सकते हैं, चाहे वो फैक्ट्री कोई डिपार्टमेंट, फैक्ट्री में कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, चाहे वो क्लीनिंग मेंटेनेंस का काम कर रहा हो, मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं कि मतलब लेबर का काम कर रहे हैं वो भी कॉस्टिंग में लेबर है, और अगर कोई स्किल्ड वाला काम कर रहे हैं तो वो भी, जैसे सुपरवाइजर, ठीक है, तो उनको भी हम लोग, सुपरवाइजर को नॉर्मली सैलरी दिया जाता है तो उनको हम लोग सैलरीड पर्सन बोल सकते हैं, लेकिन जो क्लीनिंग मेंटेनेंस वाले उनको हम लोग वेजेस दे सकते हैं, उनको हम लोग लेबर मतलब अनस्किल्ड कैटेगरी में, लेकिन कॉस्टिंग में चाहे कोई स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, हर ह्यूमन रिसोर्स को बोला जाता है लेबर, एनी टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को लेबर बोला जाता है। तो क्लीनिंग मेंटेनेंस वाला काम कर रहा हो, कोई सेलिंग डिपार्टमेंट मतलब जो है मार्केटिंग का काम करे, ठीक है, एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी लेबर है। और लेबर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि लेबर बिजनेस को स्मूथली रन करवाने में हमें हेल्प करेगा, क्योंकि देखो बिना लेबर के हम लोग क्या है ये सारा काम नहीं कर सकते, लाइक हम लोग गोडाउन से मटेरियल को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए ना, ये देखो यहाँ पर मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए, जैसे यहाँ पर ये देखो लेबर जो है रॉ मटेरियल को गोडाउन से प्रोडक्शन फ्लोर तक ले जाता है, मशीन को मेंटेन करने का काम करता है, तो अगर लेबर फोर्स ही नहीं रहेगा हमारे पास तो फिर हम लोग किस तरह से स्मूथली अपना जो है प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो लेबर जो है, लेबर बेसिकली हम लोग सारे कैटेगरी के लोगों को लेबर बोलेंगे, चाहे वो स्किल्ड हो, स्किल्ड होगा वो भी कॉस्टिंग में लेबर है, ठीक है, अनस्किल्ड होगा वो भी कॉस्टिंग में लेबर है, और अगर कोई सेमी स्किल्ड होगा वो भी कॉस्टिंग में लेबर ही कहलाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स में, क्या करते हैं लेबर मतलब जिनको वेजेस वगैरह मिलता है, लेकिन यहाँ पर लेबर का एक्चुअली मतलब होता है ह्यूमन फोर्स, ठीक है। तो लेबर का कॉस्ट जो है, लेबर को हम लोग पे क्या करते हैं, ठीक है, लेबर को हम लोग पे क्या करते हैं, लेबर जो है इनको क्या मिलता है, समथिंग इन कंसिडरेशन तो होना चाहिए, वो अगर हमारे लिए काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, तो लेबर को क्या मिल सकता है, वेजेस मिल सकता है, या फिर लेबर को क्या मिल सकता है, सैलरी मिल सकता है। अब कैसे टाइप ऑफ लेबर है वो डिपेंड करे, मतलब अकाउंट्स वाला कंसेप्ट फिर से यहाँ पर आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, लेकिन बात इतना है कि वहां पर हम लोग सभी को लेबर नहीं बोलते, हम लोग वहां पर सैलरीड पर्सन को उस तरह से लेबर की तरह ट्रीट नहीं करते, बट यहाँ पर इस तरह से नहीं, लेबर सबको ही है, अगर स्किल्ड हो तो सैलरी मिलेगा, अनस्किल्ड हो तो वेजेस मिलेगा, ठीक है, इस तरह से होता है, सैलरी मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है, ठीक है, और क्या मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है, कमीशन भी मिल सकता है, ठीक है, तो लेबर को ये सब मिल सकता है, ठीक है। अब ये पेमेंट जो है, लेबर का ये पेमेंट जो है वो कैसे मिल सकता है, लेबर को इन कैश और इन काइंड दोनों में मिल सकता है, लेबर कैन बी पेड, लेबर कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड। जैसे देखो कैश और इन काइंड का मतलब होता है, कैश मतलब जैसे कैश में अगर पे कर रहे हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, बोनस हो गया, काइंड का मतलब जैसे मान लो कि फैक्ट्री मतलब ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से गाड़ी जा रही है, लेबर लोगों को लेके फिर वो फैक्ट्री तक पहुंचा देती है, फिर जब छुट्टी होता है फिर उनको पहुंचा देती है, इस तरह से, मतलब जाने आने का खर्चा नहीं लग रहा है, या फिर लेबर जो भी है उनको रहने के लिए घर दे रखा है कंपनी ने, या गाड़ी दे रखा है, या फिर उनका रेंट भर रहे हैं, ठीक है, वो रेंट जो रेंट घर पे है, रेंटेड हाउस पे, उसका रेंट कंपनी भर रही है, तो ये हो गया परक्यूजिट बोलते हैं इसे, ठीक है, जो लोग टैक्स करते हो उनको पता होगा, परक्यूजिट बोलते हैं, मतलब समथिंग इन काइंड, ठीक है। तो कैश में नहीं देके काइंड, मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी हाउस जो है, जो हाउस रेंट में लिया गया है उसका रेंट कंपनी बोल रही है एम्प्लॉय को आप रहो, उसका रेंट हम भरेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट उसको पेमेंट नहीं करके सैलरी में वो अलग से वो जो है पे कर दे रही है रेंट का पैसा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन काइंड, या फिर मान लो आने जाने का खर्चा, या फिर कुछ टिफिन अलाउंस वगैरह दे रही है, तो ये हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो लेबर कॉस्ट को हमें करना क्या है, तो लेबर कॉस्ट एक मेजर कॉस्ट है, ठीक है, बहुत सारा कॉस्ट यहाँ पर, मतलब अमाउंट जो है बहुत हायर अमाउंट होगा जो कि इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेटेरियल से कम होता है ऑब्वियसली, सबसे ज्यादा मेटेरियल पे लगता है उसके बाद ही लेबर। तो लेबर कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट को हमारा टारगेट होना चाहिए कि लेबर कॉस्ट को फर्स्ट हम लोग कंट्रोल करना चाहेंगे, एंड सेकेंड हो जाएगा एडमिनिस्टर करना चाहेंगे,
कंट्रोल का मतलब होता है कि जितना है उतना ही रहे, उससे ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट का मेन पॉइंट ही ये होता है कि हम लोग को कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को हम लोग को या तो रिड्यूस करना पड़ेगा या तो कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस का मतलब अगर हम लोग सस्ते में कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और कंट्रोल का मतलब जितना है कम से कम उतना रहे, उससे ज्यादा ना हो। तो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए और एडमिनिस्टर यानी उसका मतलब उसको फॉलो अप करते रहना है कि वो कम से कम बढ़े ना, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब ये हम लोग का मेन जो है टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देखो कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ऐसे लिखते हैं, लेबर कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय appointing appropriate person according to their skill, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला बात है कि अगर हम लोग सही पर्सन को सही काम के लिए जो है सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई स्किल्ड है उन्हें स्किल्ड काम दो, कोई अनस्किल्ड है उन्हें अनस्किल्ड काम दो, कोई सेमी स्किल्ड है तो उनको उनके हिसाब का काम दो, ठीक है। अब कोई स्किल्ड को अगर हम लोग अनस्किल्ड वाला काम करवाएंगे, अब देखो स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिफरेंस मेन क्या होता है। स्किल्ड का मतलब है जो दिमाग का काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, जिनका ब्रेन वर्क ज्यादा होता है। और अनस्किल्ड लोगों का ब्रेन वर्क उतना नहीं होता, उनका फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है जिनका उतना फिजिकल वर्क होता है, मतलब वो फिजिकल वर्क वाला काम इसीलिए करें क्योंकि उनका ब्रेन वर्क उनको उतना नहीं आता होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जिनके पास फिजिकल एफर्ट है नहीं उनको फिजिकल एफर्ट वाला काम दे देते हैं, जिनके पास उतना दिमाग नहीं चल रहा है उनको दिमाग वाला काम दे दिए, तब तो बेकार हो जाएगा। जिनके जो भी पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट के हिसाब से हमें रिटर्न में कुछ भी काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल में अगर रखना है तो हमें सही लोगों को सही जगह पे अपॉइंट करना चाहिए, तब जाके हम लोग अपना लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, हम लोग ये देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है। चेक एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड पे अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसका कितना एफिशिएंसी है और हमें उस हिसाब से पे करना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो अब स्किल्ड ये कैटेगरी हो गया, लेकिन सभी स्किल्ड पर्सन ना एक तरह से काम नहीं करते या फिर सभी अनस्किल्ड पर्सन एक तरह से काम नहीं करते, ठीक है। किसी का एफिशिएंसी किसी तरह का होता है, किसी का एफिशिएंसी किसी तरह का होता है, ठीक है। सबका एफिशिएंसी एज पर हो या फिर एक ही लेवल का हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखो अगर हम लोग एफिशिएंसी नहीं चेक करेंगे तो फिर हम लोग का कॉस्ट बढ़ सकता है। जैसे एक एग्जांपल मान लो, दो लेबर है, ठीक है। यहाँ पर ये एक लेबर है मिस्टर एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक लेबर है मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स को हम लोग सैलरी देते हैं, ठीक है, हम लोग सैलरी देते हैं 15,000 पर मंथ, ठीक है। और इनसे हमें जो काम मिलता है ना, मतलब इनको जिस काम के लिए रखा गया है उसके हिसाब से उनका पर मंथ सैलरी 15,000 होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो काम इनको दिया गया है इसका रिटर्न हमें जो मिल रहा है ना उसको अगर हम लोग चेक करें, मतलब हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, इनको तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बट इनके बदले ये जो हमें काम करके दे रहा है क्या ये एज पर मतलब 15,000 के हिसाब से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मान लो कि इनका परफॉर्मेंस लेवल ये लेस एफिशिएंट है, ठीक है, ये लेस एफिशिएंट है, तो इनका रिटर्न जो है ये लो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेस एफिशिएंट है, ठीक है, लेस एफिशिएंट है। तो इनके पास से हमें जो काम मिल रहा है ना वो 10,000 पर मंथ का ही मिल रहा है। मतलब सीधा सा बात है, ये जो काम करके दे रहे हैं, रखा तो था 15,000 की सैलरी पे किस तरह का काम मिलेगा, लेकिन अभी देख रहे हैं इनका जो आउटपुट है ना, इनको 15 नहीं, इनको मंथली 10,000 देना चाहिए, 5,000 तो हमारा बेकार हो जा रहा है। तो इससे हमारा कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट 5,000 पर मंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब हम लोगों ने मिस्टर एक्स बहुत ही मतलब काबिल है, ठीक है, स्किल्ड है, सब है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। ये क्या है, ये स्किल्ड तो है,
स्किल्ड है बट एफिशिएंट नहीं है। अगर स्किल्ड हो बट एफिशिएंट नहीं हो तो भी तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि सिर्फ दिमाग होने से नहीं चलेगा, उस दिमाग का यूज करना भी तो आना चाहिए, ठीक है, उस दिमाग को यूज भी करना पड़ेगा और उतना फास्ट भी होना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है। अब मान लो किसी को एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आते हैं बट उसका स्पीड इतना स्लो है कि वो 10 क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करके आया, तो 10 क्वेश्चन जानने का क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। अगर 2 करके आते हो और उससे अगर मान लो नहीं हुआ हमारा एग्जाम जो है वो, अगर हम लोग पास नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम ये हो गया ना, हमारा दिमाग चल के फायदा नहीं हुआ। स्किल्ड हो ठीक है बट एफिशिएंट नहीं हो तब तो हो गया गड़बड़, ठीक है। इसीलिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा, एफिशिएंट नहीं होगे तो टाइम पे खत्म नहीं कर पाओगे, तो इनका भी यही हालत है। इस वजह से कंपनी का तो कॉस्ट बढ़ रहा है, तो कंपनी को ये चीज भी देखना चाहिए कि मैंने सही लेबर को सही जगह पे तो लगा दिया बट कौन कितना एफिशिएंट है, क्या कोई लेस एफिशिएंट है, वो हमें पॉइंट आउट करके देखना चाहिए। तो इससे हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है 5000 पर मंथ। और यहाँ पर जो मिस्टर वाई थे, इनके लिए देखो, इनको हम लोग सैलरी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 15,000 पर मंथ, ठीक है। क्योंकि मैंने सैलरी लिखा है तो मैंने स्किल्ड कर दिया, ठीक है। ये स्किल्ड भी है एज वेल एज एफिशिएंट भी है, ठीक है, बहुत एफिशिएंट है। तो इनसे हमें जो रिटर्न मिल रहा है ना, इनसे हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो काफी हाई है, ठीक है। रिटर्न जो है वो काफी हाई मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये मोर एफिशिएंट है, जितना हमने सोचा नहीं उससे भी ज्यादा एफिशिएंट है। और इस वजह से इनसे हमें जो रिटर्न मिल रहा है ना, इनसे हमें जो रिटर्न मिल रहा है हाई जो है वो, मतलब रिटर्न जो है मान लो कि डबल मिल रहा है, ठीक है, डबल। मतलब पे तो कर रहे हैं 15,000 बट हमें जो रिटर्न में काम मिल रहा है ना वो 13,000 पर मंथ के एट पर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, 30,000 पर मंथ के बराबर मिल रहा है। तो ऐसे वर्कर को हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वर्कर को हमें करना चाहिए मोटिवेट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वर्कर को मोटिवेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुछ दिन तो ऐसा करेगा लेकिन बाद में जब इसको लगेगा कि कंपनी को मेरे से तो बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो कंपनी तो मुझे उस तरह से मेरा कुछ रिटर्न नहीं दे रही है, मेरा सैलरी नहीं बढ़ा रही है, मुझे कुछ भी नहीं दे रही है, तो हम क्यों काम करें, चला जाएगा। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी तो ये लोग जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको दे सकते हैं इंसेंटिव, ठीक है, इनको इंसेंटिव दे सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव देने का मतलब है हम लोग इनको ये बोल सकते हैं आपको सैलरी तो देंगे ही, जो दे रहे थे वो तो देंगे, प्लस हम लोग कुछ इंसेंटिव भी देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट भी देंगे, ठीक है। अब मान लो इनका फिर टोटल जो वेजेस है इनको कितना देंगे, ठीक है। यहाँ पर वेजेस का मतलब सैलरी है तो वेजेस नहीं है, ऐसा बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हर तरह के लेबर को, मतलब वर्कर को लेबर बोला जाता है, ठीक है। और लेबर का जो भी खर्चा होता है उसे वेजेस बोला जाता है। तो सैलरी प्लस इंसेंटिव, तो सैलरी इनको तो पहले से तो हम लोग दे ही रहे थे 15,000, ये देखो सैलरी तो पहले से दे ही रहे थे 15,000, और अभी इनको इंसेंटिव हम लोगों ने बोल दिया कि देंगे 20,000, ठीक है। तो इनका अर्निंग पर मंथ कितना हो गया, 25,000। तो कंपनी को बेनिफिट है, देखो क्यों बेनिफिट है, कंपनी को इसीलिए बेनिफिट है, कंपनी को मिल रहा है इनसे 30,000 पर मंथ वाला काम, और कंपनी इसको लालच दिखा दी कि देखो हम तुमको इंसेंटिव भी दे रहे हैं, अच्छा खासा इंसेंटिव दे रही है, 25,000 पर मंथ इनका अर्निंग करवा दिया, फिर भी कंपनी को देखो 5,000 का बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि कंपनी को अगर 30,000 का काम करवाना ही था तो कंपनी को 2 वर्कर रखना पड़ता, अगर ये मोर एफिशिएंट नहीं होते, ठीक है, सिर्फ एफिशिएंट होते, मतलब 15,000 सैलरी ले रहे, 15,000 का ही काम करके देते हैं, तो अगर कंपनी को इस कैटेगरी में और भी वर्कर चाहिए होता तो कंपनी को और 15,000 सैलरी देके किसी और को रखना पड़ता। लेकिन ये इतने ज्यादा एफिशिएंट है कि कंपनी का 25,000 देके कंपनी को भी 30,000 वाला काम मिल रहा है, कंपनी ने अपने अच्छे इंप्लॉय को रोक लिया इंसेंटिव देके, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग अपने कॉस्ट को इस तरह से कंट्रोल करेंगे तो हमारा बेनिफिट क्या है, हमें नंबर ऑफ इंप्लॉय कम रिक्रूट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंप्लॉय जो है वो हम लोगों को कम रिक्रूट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर डाउन एरो दिखा दिया, कम रिक्रूट करना पड़ेगा। देखो जो काम 2 जन को करना था 15,000 सैलरी पे, वही काम 1 जन से करवा ले रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है इंसेंटिव देके। तो नंबर ऑफ इंप्लॉय कम होगा तो लेबर कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि मुझे 30,000 देना पड़ता, ठीक है, 2 लोगों को, लेकिन उसके जगह हम कितना दे रहे, 25,000, 5,000 का जो है कंपनी का बेनिफिट है। ओवरऑल इंप्लॉय भी जो है,
ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट, एक ही बात है, वो भी कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम होंगे तो ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और काम हमें क्या मिलेगा, काम हमें ज्यादा मिलेगा, मतलब सस्ते में ज्यादा काम मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं कि कौन सा वर्कर का क्या नेचर है, ठीक है, कौन सा वर्कर किस तरह से कंपनी को रिटर्न दे पा रहा है, अगर ये चीज हम लोग जो है देख ले, ठीक है, आइडेंटिफाई कर ले, तो हम लोग अपने कॉस्ट को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और एडमिनिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। ये कंट्रोल वाला पॉइंट था और यहाँ पर एडमिनिस्टर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो लेबर कॉस्ट कितने तरह का होगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मेनली लेबर कॉस्ट हम लोग यहाँ पर दो तरह का पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, ये हम लोगों ने बेसिक्स में बहुत बार पढ़ा है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। देखो, जो कॉस्ट एज ए फिनिश गुड्स हमें आइडेंटिफाइबल होता है इजीली, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। अगर लेबर हुआ तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मेटेरियल हुआ तो डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो पहले ये वाला एक बार लिखवा देते हैं, एनी लेबर कॉस्ट दैट कैन बी identified in one unit of finished goods is called direct labor cost, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम लोग बना रहे कोई टेबल, ठीक है, कोई टेबल बना रहे, तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट्स, मेन रॉ मटेरियल क्या हो गया, वुड चाहिए। अब उस वुड को टेबल का जो है स्ट्रक्चर देने के लिए हमें लेबर यानी कारपेंटर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जिन लेबर को हम लोग रखेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कारपेंटर, ठीक है, जो लकड़ी का काम, फर्नीचर वगैरह बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो टेबल, एक टेबल का कॉस्ट आता है 1000, ठीक है। कॉस्ट कॉस्ट बता रहे, ठीक है, पूरा बनाने का खर्चा होता है 1000। तब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, वुड का खर्चा इन्वॉल्व होगा जिसे हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल, फिर लेबर का खर्चा इन्वॉल्व होगा, फिर कुछ अदर एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मान लो रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया हम लोग का यहाँ पर 700, लेबर का खर्चा हो गया 300, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस, इसको थोड़ा ज्यादा कर लेते, सॉरी कम करना पड़ेगा, 1000 है ना, तो ये कर लेते हैं 600, ये हो गया 200 और ये भी हो गया 200, तो ये 1000 हो गया, ठीक है, अदर एक्स। तो ये 1000 कॉस्ट इनकर्ड हो गया एक टेबल बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेबर है 200, ठीक है, ये 200 हमें उस जो टेबल है उसमें हमें दिखेगा, ठीक है। जो टेबल बन रहा है ना, जो टेबल बन रहा है उसमें हमें ये कॉस्ट जो है ये दिख जाएगा, ठीक है। ये टेबल जब हम लोगों का एज ए फिनिश गुड्स हमारे सामने आएगा तो हमें ये पता है कि इसमें कितने का वुड लगा है, हम लोग आराम से बोल सकते हैं इसमें 600 रुपीज का जो है वुड लगा हुआ है। और ये एक टेबल बनाने में लेबर को हम लोगों ने 200 पेमेंट किया। अब एक जन को क्या, दो जन को क्या, वो बात अलग है, लेकिन टोटल लेबर कॉस्ट कितना लगा, 200 और अदर एक्सपेंसेस तो 1000 रुपीज का यहाँ पर खर्चा हो गया ये टेबल बनाने का। तो ऐसा कॉस्ट जो फिनिश गुड्स को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कितना लगा है, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट देखो, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज दैट लेबर कॉस्ट which can't be identified in one unit of finished goods। एक यूनिट फिनिश गुड्स में जिसे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं एक्चुअली इजीली, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है,
जैसे ये टेबल जहां पर फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है, सपोज फैक्ट्री में टेबल बन रहा है, तो फैक्ट्री में मान लो फैक्ट्री में 30 वर्कर है, ठीक है, फैक्ट्री में 30 वर्कर है, जहां पर ये फर्नीचर मेकिंग फैक्ट्री है, 30 वर्कर्स है। तो इनको इनको ऑपरेट करने के मतलब इनको देखने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, इनको मेंटेन करने के लिए हम लोग किसे रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं एक सुपरवाइजर, ठीक है, और उन सुपरवाइजर को हम लोग दे सकते हैं सैलरी, ठीक है, इनका कॉस्ट क्या हो जाएगा, सैलरी, सपोज इनको हम लोग सैलरी देते हैं 12,000 पर मंथ, ठीक है, 12,000 पर मंथ सैलरी देते हैं, ठीक है। अब ये जो टेबल बन के रेडी हुआ, ये जो टेबल बन के रेडी हुआ, इस टेबल को देख के हम लोग ये नहीं बता सकते कि इसमें सुपरवाइजर का सैलरी का कितना अमाउंट इंक्लूडेड है, 12,000 है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जो वर्कर टेबल, मान लो फर्नीचर फैक्ट्री है, टेबल बन रहा है, चेयर बन रहा है, ठीक है, और भी अलग अलग चीज बन सकते हैं, तो ये 30 वर्कर्स जरूरी तो नहीं है सभी टेबल बना रहे, ठीक है। अब इनको जो सैलरी दिया जा रहा है वो तो कंबाइनली इन लोगों को देखने के लिए दिया जा रहा है, तो ये कॉस्ट का कितना पोर्शन यहाँ पर है वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में, ठीक है। एक टेबल को देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें सुपरवाइजर का कितना कॉस्ट लगा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में, लेकिन लेबर कॉस्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइडल टाइम, ठीक है, आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब होता है, मतलब जो जिस टाइम पे कुछ काम नहीं होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना खाली बैठे हुए हैं जो, जब, ठीक है, दैट इज आइडल टाइम। तो यहाँ पर लेबर में आइडल टाइम क्या होता है, जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेबर का काम क्या है, प्रोडक्शन करना, अगर लेबर है फैक्ट्री में, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लेबर है, फिर भी कुछ भी प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, तो इस तरह के टाइम को हम लोग बोलते हैं आइडल टाइम, ठीक है। तो आइडल टाइम क्या हो गया, व्हेन no production is done, that is when time is not spent in work, then it is called idle time, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, मतलब लोग ऐसे ही खाली बैठे हैं, वर्कर, ठीक है, तो व्हेन टाइम इज नॉट स्पेंट इन वर्क देन इट इज कॉल्ड आइडल टाइम, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि आइडल टाइम चल रहा है, ठीक है। अब आइडल टाइम भी जो है वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है, देखो आइडल टाइम जो है वो 2 टाइप्स होता है, जैसे मेटेरियल में हम लोग पढ़ रहे थे ना, लॉस जो है 2 तरह का हो सकता है, एबनॉर्मल, नॉर्मल, उसी तरह से आइडल टाइम भी 2 तरह का हो सकता है, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल। तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, देखो नॉर्मल आइडल टाइम मतलब जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, मतलब आइडल टाइम का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, आइडल टाइम का मतलब तो यही देखा ना जहां पर लोग तो प्रेजेंट है बट प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब ऐसा आइडल टाइम जहां पर लोग तो रेडी है बट प्रोडक्शन का काम रुका है, बट ये हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जैसे मान लो कि बेसिकली ये क्या होता है, ये सारा का सारा होता है पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, और या फिर रूटीन इवेंट्स के लिए होता है, जैसे मान लो हम पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा पानी पी लिए, ठीक है, तो उतने टाइम जितना टाइम पानी पी रहे उतना टाइम हम तुम लोग को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो अब क्लासेस जो है मान लो 1 hour 45 minutes 50 minutes या फिर मतलब मोस्टली 2 hours, ठीक है, इतना मान लेते हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 hours हो सकता है। तो ये जो 2 hours होता है उसमें मान लो
5 to 10 मिनट्स जो है इधर उधर के वजह से चला जाता है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं होता है। जैसे मान लो अगर मुझे प्यास लगता है तो हम पानी पियेंगे, ठीक है। अगर मुझे पेज चेंज करना है तो हम पेज चेंज करेंगे, उसमें भी 1-2 सेकंड जा सकता है, ठीक है। मुझे कलर चूज करना है, मुझे इसे जूम करना है, ठीक है, जैसे मुझे 100% में रख के लिखना है, तो ये सब तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती। ये मेरा पार्ट ऑफ जो है वो मतलब पढ़ाने का जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ऑब्वियसली इसके लिए हमारा टाइम जाता है, ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल बात है, इतना टाइम तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ये हमारा क्या हो गया, रूटीन वर्क हो गया, ठीक है, ये हमें करना ही पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। वैसे ही वर्कर का नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, मान लो वर्कर को भी क्या होता है, वर्कर को भी जो है उससे टिफिन टाइम चाहिए होता है, ठीक है, लंच टाइम चाहिए होता है, कुछ रेस्टिंग, मतलब वो भी तो इंसान है, वो ऐसे थोड़ी ना है कि 9 बजे से 5 बजे तक काम करते ही जाएंगे 2-4 मिनट उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। या फिर मान लो मशीन को सेटअप करना है, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब फैक्ट्री में पहुंचे मशीन चलना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मशीन चलाने का भी रूल्स रेगुलेशंस होता है कि पहले ये स्विच होगा, फिर वो होगा, फिर जो है पावर ऑन करना पड़ेगा, पावर ऑफ करना पड़ेगा, ये सारे जो है प्रोसेस वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर मान लो जब भी लेबर फैक्ट्री में आ रहा है तो उसे रजिस्टर में अपना नाम जो है वो लिखवाना पड़ेगा, मतलब अटेंडेंस देना पड़ेगा, तो उसमें भी एक टाइम जाता है, अटेंडेंस दे दिया, ठीक है। तो ये सब जो है ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज जो है ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ये अनअवॉइडेबल है, ये हम लोग रोक नहीं सकते। तो वर्कर आके जो काम कर रहा है, हो सकता है कि सारे दिन में 2 आवर्स उसका ऐसे ही चला जाता हो, ठीक है, मतलब टिफिन करने में, लंच करने में, ठीक है, रेस्ट लेने में, मशीन सेटअप रेडी करने में, ठीक है, फिर उसका रजिस्टर में नाम लिखवाने में, ये सारी चीजों के लिए उसका 2 घंटा ऐसे ही चला जाता हो। लेकिन ये हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ मतलब वर्क हो गया, इट इज ड्यू टू रूटीन इवेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो फैक्ट्री फैक्ट्री गेट से लेके, ठीक है, फैक्ट्री गेट में एंट्री होने से लेके प्लेस ऑफ वर्क तक अगर चल के जाना पड़े, ठीक है, तो बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री गेट में एंट्री किए, फिर जो है मतलब वहीं पर तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, गोडाउन होता है, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्क होता है, मतलब प्लेस ऑफ वर्क मतलब जिसको जहां जाना है, ठीक है, जिसको जहां जाना है। फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह का काम चलते रहता है, किसी को गोडाउन से जो है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक ले जाना है, तो सबका अलग अलग प्लेस ऑफ वर्क हो सकता है। तो फैक्ट्री गेट में एंट्री करने के बाद अपने अपने प्लेस ऑफ वर्क में जाने का जो टाइम लगता है वो भी आइडल टाइम है, क्योंकि फैक्ट्री में एंट्री तो कर ली है बट प्रोडक्शन थोड़ी ना स्टार्ट हो गया। तो ये एक हो सकता है। सेटिंग अप ऑफ मशीन, सेटिंग अप ऑफ मशीन, अगर हम लोग मशीन को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर मशीन को सेटअप कर रहा है, बिना सेटअप किए कैसे स्टार्ट कर सकता है, तो उसमें भी टाइम जाएगा, ठीक है। लंच टाइम, रेस्टिंग टाइम, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, रेस्टिंग टाइम, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, ठीक है। मतलब मान लो कोई एक वर्कर जॉब 1, ठीक है, जॉब 1 मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, ठीक है, जॉब 1 काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद वो जॉब 2 भी करेगा, उसके बाद वो जॉब 2 भी करेगा, तो जॉब 1 से लेके जॉब 2 में वो ट्रांसफर हो रहा है। पहले कुछ एक काम कर रहा था, ठीक है, पहले मान लो एक टेबल बना रहा था, अब वो चेयर बनाएगा, तो जॉब 1 से जॉब 2 में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों काम के बीच में एक गैप हो सकता है कि इतना सारा टेबल बन गया, अब मान लो 10 टेबल्स बनने के बाद अब जो है 7 चेयर्स बनाना है, तो 10 टेबल्स जो था वो जॉब 1 था वो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा जॉब लेंगे दैट इज 7 चेयर्स प्रिपेयर करना। तो इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, तो इन दोनों के बीच में गैप वो लोग ले सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट जो है इंटरवल ले लेते हैं, रेडी कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉर्मल आइडल टाइम होगा, ठीक है। ये सब अनअवॉइडेबल है, हम लोग वर्कर को ये नहीं बोल सकते कि आप रेस्ट मत लो, आप मशीन सेटअप मत करो, आप जो है फैक्ट्री गेट से प्लेस ऑफ वर्क तक जाने का कुछ टाइम मत लो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वो अपने आप उड़ के तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो
ये सब हो गया नॉर्मल आइडल टाइम। नाउ एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है जो अनफोर्सिन इवेंट के लिए हो सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, तो आइडल टाइम occurring for unforeseen इवेंट। ठीक है, अनफोर्सिंग इवेंट के लिए जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल जो है वो खत्म हो गया, तब लेबर बैठे हैं। अब इसमें लेबर का क्या गलती, वो तो मैनेजमेंट का था ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो देखना। तो वो बैठे हैं खाली, ठीक है, इनका आइडल टाइम है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। क्योंकि देखो हम लोग रॉ मटेरियल में पढ़े थे, इसीलिए हमें रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। हम लोग इतना भी नहीं प्रोक्योर कर ले कि उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको रखना मैनेज करना मुश्किल हो गया, वो भी बेकार है। और इतना कम रख लिए कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया, लेबर खाली बैठे हैं, खाली बैठे उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें लेबर थोड़ी ना बोलेंगे ठीक है हम आज आके सुबह से खाली बैठे हैं, आपका रॉ मटेरियल नहीं आके पहुंचा तो मुझे पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, ऐसा लेबर नहीं बोलेगा, ऐसा होता भी नहीं है। इसमें तो उनका कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए रॉ मटेरियल का शॉर्टेज वगैरह ध्यान से देखना चाहिए। तो अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होता है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, और इस वजह से जो है लेबर खाली बैठा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। इसके अलावा मान लो मशीन ही खराब हो गया, ठीक है, मशीन ब्रेकडाउन। अब इसीलिए तो मेंटेनेंस स्टाफ रखा जाता है कि क्योंकि देखो मशीन ब्रेकडाउन हो ही सकता है, तो मशीन ब्रेकडाउन ना हो इसीलिए मशीन को रोज मेंटेन करना जरूरत होता है, एटलीस्ट प्रोडक्शन आवर में तो कुछ ना हो। ठीक है, हमेशा क्या है उसे चेक करते रहते हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है लेबर के पास आ जाएगा। स्ट्राइक हो गया, ठीक है, कभी कभी स्ट्राइक्स वगैरह हो जाता है ना, स्ट्राइक हो गया, लेबर काम नहीं कर रहे हैं। लॉकआउट्स हो गया, लेबर काम नहीं कर रहे। ठीक है, और क्या हो सकता है, मान लो फैक्ट्री में आग वाग लग गया तो कैसे काम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा फ्लड आ गया तो भी जो है एबनॉर्मल आइडल टाइम, फ्लड आ गया, ठीक है। पावर फेलियर हो गया, मान लो पावर फेलियर हो गया तो भी लेबर खाली बैठे रहेंगे। ठीक है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं होने की वजह से लेबर जो है वो बेकार बैठे हुए हैं। जैसे देखो ये रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के वजह से ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा कि रॉ मटेरियल का जरूरत था बट खत्म हो रहा है। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर होगा ना तो भी लेबर जो है वो खाली बैठे रह सकते हैं। ठीक है, मतलब काम जो है वो ठीक ठाक से फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, हायरार्की जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, इस वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, लेबर आइडल बैठ सकता है। ठीक है, अब जो आइडल लेबर बैठ रहा है इसमें हम लोगों का लॉस है। कैसा लॉस है, देखो अगर कोई वर्कर आ रहा है, ठीक है, कोई वर्कर आ रहा है मान लो 9 बजे, ठीक है, और वो जा रहा है मान लो 5 बजे। ठीक है, 9 बजे आ रहा है 5 बजे जा रहा है, कितना टाइम हो गया, 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स हो गया, लेकिन उसमें उसका आइडल टाइम हो जाता है नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब आना, फैक्ट्री गेट में एंट्री करना, फिर अपना नाम रजिस्टर करवाना, प्लेस ऑफ वर्क तक जाना, मशीन रेडी करना, फिर काम करना, फिर रेस्ट लेना, फिर थोड़ा सा टिफिन करना, फिर लंच टाइम में लंच करना। तो ये इस वजह से मान लो 2 आवर्स जो है वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो बेसिकली काम कितने टाइम मिल रहा है फैक्ट्री को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को 6 आवर्स। ठीक है, तो हमें पेमेंट कितने टाइम का करना चाहिए, 9 आवर्स का मतलब 8 आवर्स का करेंगे या 6 आवर्स का, बोलो पेमेंट कितने टाइम का होगा। मतलब वर्कर क्या बोलेगा कि ठीक है मेरा 2 घंटा तो ऐसे वैसे चला जाता है खाने में और रेस्ट वगैरह लेने में, तो मुझे 6 घंटे का पेमेंट कर दीजिए। क्या वर्कर 6 घंटे का पेमेंट लेगा या 8 घंटे का पेमेंट लेगा? 8 आवर्स। करेक्ट, 8 आवर्स का पेमेंट लेगा। तो ये जो 2 आवर्स हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि 2 आवर्स तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन तो बंद है, 2 आवर्स तो प्रोडक्शन तो बंद है, तो ये लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं कितना, हम लोग पे कर रहे हैं 8 आवर्स के लिए। ठीक है, बट हम लोग को काम कितने टाइम का मिल रहा है, 6 आवर्स का। ठीक है, बट वर्क टाइम कितना हो रहा है, 6 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग का 2 आवर्स का पेमेंट का क्या हो रहा है, लॉस, 2 आवर्स पेमेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन अनअवॉइडेबल लॉस है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कहीं से भी लेबर लाओ ये सब तो होने ही वाला है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट देखो क्या होगा,
ये हो जाएगा हम लोगों का पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं। मतलब लेबर को हम लोग पेमेंट करेंगे 8 आवर्स के लिए, जबकि काम हो रहा है 6 आवर्स का, लेकिन 8 आवर्स का जो कॉस्ट होगा ना लेबर का, वो कॉस्ट ही हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे ये 2 आवर्स का, ठीक है, ये चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग। ये पूरा, जैसे मान लो लेबर को हम लोग दे रहे थे डेली का 300 रुपीज, ठीक है, 300, अच्छा आवरली बेसिस पे दिखाते हैं, ठीक है, आवरली बेसिस पे दिखाते हैं कि हम लोग दे रहे हैं 10 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज पर आवर, ठीक है, तो 8 आवर्स के लिए दे देंगे 80 रुपीज, 8 आवर्स के लिए देना पड़ेगा 80 रुपीज, ठीक है। जबकि हमें काम कितने आवर्स का मिला, 6 आवर्स का, तो हमें तो देना चाहिए था 60 रुपीज। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी के साथ हो सकता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है। तो हम लोग अगर अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में 60 के जगह 80 ऐड करेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये नॉर्मल आइडल टाइम है, नॉर्मल लॉस है जो सभी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो ये हम लोग कस्टमर से इजीली रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर से रिकवर करने का मतलब है कि हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में पूरा कॉस्ट को ऐड कर देंगे। अब ये वाला देखो, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें कंसेप्ट देखो, यहाँ पर ये ट्रीटमेंट बता देते हैं। चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, फिर समझाते हैं। चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल एज इट इज ट्रीटेड एज लॉस। देखो, अगर 9 AM से लेके 5 PM तक काम हो रहा है, लेकिन उसमें सपोज 3 आवर्स या फिर 2 आवर्स ही ले लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है, 2 आवर्स, हम एक बार नॉर्मल आइडल टाइम को हटा देते हैं। 2 आवर्स जो है, मान लो स्टॉक आउट हो गया था, ठीक है, स्टॉक जो है, रॉ मटेरियल स्टॉक जो है वो नहीं था, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, ऐसे लिखते थे, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, ठीक है। इसीलिए वर्कर मान लो 5 आवर्स बैठे थे, 5 आवर्स कर दिया मैंने, 5 आवर्स बैठे थे, ठीक है। तो क्या उनको हम लोग कितने टाइम का पेमेंट करेंगे? वो तो आए थे 8 आवर्स काम करने के लिए, यहां से लेके यहां तक, लेकिन काम कितना आवर्स किया? 5 आवर्स वेट किया, तो उस दिन काम कितना किया? 3 आवर्स ही काम किया। तो अब लेबर अपना पेमेंट जब लेंगे, क्योंकि आवरली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे लेते हैं, तो कितना लेंगे? एट द रेट ऑफ 10 करके अगर लेबर चार्जेस है तो कितना लेंगे? 8 आवर्स का 10 रुपीज करके 80 लेंगे, या फिर 5 आवर्स काम किया तो 5 आवर्स का जो है, सॉरी 3 आवर्स ना, मैंने 5 आवर्स दिखाया एबनॉर्मल, तो 3 आवर्स जो काम किया उसका 10 रुपीज करके 30 लेंगे। बोलो लेबर कौन सा पेमेंट लेके जाएगा? क्या लेबर ये बोलेगा कि हम 3 घंटा ही आज काम किए, 5 घंटा तो ऐसे ही बैठे थे, तो मुझे 30 रुपीज दे दो? क्या लेबर 30 रुपीज लेके जाएगा या 80 रुपीज लेके जाएगा? ये बताओ। 80 रुपीज लेके जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, उसमें हमें कितना ऐड करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कंपेयर देखो, नॉर्मली मैंने सेम डेटा ही रखा है। 2 आवर्स तो हम लोग का क्या होता है, 2 आवर्स सभी का लॉस हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम है। लेकिन यहाँ पर 3 आवर्स लॉस हुआ, तो एक्स्ट्रा 1 आवर्स जो लॉस हुआ, ठीक है, क्या वो पैसा भी हम लोग क्या करें, अपने प्रोडक्शन में चार्ज कर दे? क्या वो भी हम लोग प्रोडक्शन में चार्ज करते हैं, या फिर वो सिर्फ हम लोगों के फॉल्ट के वजह से लॉस है? बोलो, अनफोर्सिन इवेंट के वजह से लॉस है, तो वो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज करेंगे तो हम लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैसे? तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ भी तो 80 है, यहाँ भी 80 है, कैसे बढ़ेगा? ठीक है, यहाँ भी 8 आवर्स इंटू 10 करके 80 है, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ होगा ना, नंबर ऑफ प्रोडक्शन उतना नहीं होगा। जैसे मान लो 80 रुपीज दिए और यहाँ पर 2 चेयर्स बने, और यहाँ पर मान लो 4 चेयर्स बना था, ठीक है, तो पर चेयर का कॉस्ट जो है, देखो यहाँ पर मान लो 80 रुपीज ही हम लोगों ने दिया और चेयर बना था 4, तो एक एक चेयर पे कॉस्ट लगा 20 रुपीज करके। यहाँ भी 80 रुपीज दिए बट चेयर बना 2, तो यहाँ पर एक एक चेयर बनाने का लेबर कॉस्ट कितना लग गया? 40 रुपीज। लेकिन अगर हम लोग लेबर कॉस्ट 40 ऐड कर लेंगे अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो हम लोगों का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, फिर उसमें प्रॉफिट लगा के बेचोगे तो वो और भी बढ़ जाएगा, तो मार्केट में सेलेबल नहीं होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर एबनॉर्मल रीजन से है
कॉस्ट जो है एबनॉर्मल आइडल टाइम है, उस वजह से हम लोग का कॉस्ट अगर बढ़ गया है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, चार्ज टू कॉस्टिंग पीरियड, तो उसको लॉस ट्रीट करो, 20 रुपीज ही रखना है, उससे ज्यादा हमें नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हम लोग का लॉस, एक्स्ट्रा कितना हुआ 1 आवर है ना, एक्स्ट्रा 1 आवर हुआ, तो मतलब 3 आवर्स तो मैंने ओवरऑल दिखाया, अगर इसके साथ कंपेयर करके बोलते हैं कि 2 आवर्स नॉर्मल लॉस है, और यहाँ पर लेबर जो है वो अगर हम लोग के 5 आवर्स बैठे हुए थे, ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखाया कि 5 आवर्स जो है वो वेट कर रहे थे, 3 आवर्स उन्होंने काम किया, ठीक है, 3 आवर्स उन्होंने काम किया, तो इसका मतलब नॉर्मली कितना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स हम लोग 2 आवर्स का जो है कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर सकते हैं, वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल कितना हो जाएगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया, टोटल आइडल टाइम हुआ 5 आवर्स, और 2 आवर्स जो है वो तो हमेशा ही होता है, नॉर्मल बात है, ठीक है, तो 3 आवर्स हो गया एबनॉर्मल आइडल टाइम, तो ये हम लोग नहीं चार्ज कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों का जो 80 रुपीज हम लोगों ने पे जरूर किया है, 80 रुपीज पे किया, और हम लोग का 2 चेयर्स बना, तो इसका कॉस्ट हम लोग 20 कैसे लाएंगे, ये देखो हम लोग को पता है कि 80 रुपीज पेमेंट जरूर किया है, लेकिन 3 आवर्स का पेमेंट तो ऐसे ही करना पड़ा, क्योंकि लेबर जो है वो बैठे हुए थे रॉ मटेरियल स्टॉक आउट होने के लिए, तो 30 रुपीज हम लोगों ने ऐसे ही पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 50 रुपीज हो गया, ठीक है, 50 रुपीज हो जाएगा, सॉरी 60 रुपीज हो जाएगा, नहीं 50 हो रहा है ना, हाँ 50 रुपीज हो रहा है, 50 रुपीज हो रहा है, तो 2 चेयर्स का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 चेयर्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 चेयर्स बनाए तो इसका कॉस्ट 25 क्यों हो जा रहा है, 20 होना चाहिए, एक मिनट देख लेते हैं, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अगर 4 चेयर्स बने हैं 80 रुपीज से, तो 20 करके पर कॉस्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी हम लोगों ने 80 रुपीज पे किया, बट 2 चेयर्स बने, कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, तो हमें एबनॉर्मल आइडल टाइम को हटा देना है, तो अगर यहाँ पर 9 से लेके 5 बजे तक, ठीक है, 8 आवर्स काम होता है, 8 आवर्स का ही पेमेंट कर देंगे 10 रुपीज करके, बट यहाँ पर 5 आवर्स लेबर ऐसे ही बैठे थे, 3 आवर्स उन्होंने काम किया, तो एक्चुअली प्रोडक्शन कितना टाइम, मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ 30, ओ अच्छा, ये तो प्रोडक्शन मिला है 30 रुपीज के अगेंस्ट में प्रोडक्शन मिला है, तो 50 रुपीज जो है 50 रुपीज, तब भी तो नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया मेरा एग्जाम्पल, 3 आवर्स जो है 10 रुपीज करके, 5 आवर्स जो है रॉ मटेरियल शॉर्टेज के लिए मैंने टोटल आइडल टाइम 5 आवर्स यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से माना, ठीक है, तो ये देखो टोटल आइडल टाइम ये हो गया 5 आवर्स, ठीक है, टोटल आइडल टाइम जो है ये 5 आवर्स, उसमें से 2 आवर्स जो है, 2 आवर्स जो है ये नॉर्मल है, तो 3 आवर्स जो है वो एबनॉर्मल है, तो 3 आवर्स का हम लोग जो है इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो 3 आवर्स का काउंट नहीं करेंगे, 2 आवर्स नॉर्मल माना था मैंने, तो 3 आवर्स का हम लोग अगर काउंट नहीं करते हैं टाइम 3 आवर्स का, तो ये 3 आवर्स का जो पेमेंट है वो हम लोग एड ऑन नहीं कर पाएंगे, तो अगर 2 बन रहा है तो ठीक है, हम लोग का कॉस्ट जो है यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये 4 लिया था, यहाँ पर 2, तो इस हिसाब से एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, नंबर हमें उसी तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि 80 रुपीज में 4 चेयर बनता है इस हिसाब से, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज लेने पड़ेंगे तब जाके होगा, अदरवाइज यहाँ पर 5 रुपीज कम आ जा रहा है, जो भी हो हम लोग का मेन जो यहाँ पर है कैलकुलेशंस जो है उतना, मतलब मैंने डेटा उस हिसाब से नहीं लिया है ना कि 80 रुपीज में 4 चेयर बन रहे हैं तो कैसे होगा, तो जो भी हो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं हम कि अगर मेरा नॉर्मल आइडल टाइम है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर दो, अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम है हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है, देखो हम लोग का कॉस्ट जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे इफेक्टिव वेज रेट, इफेक्टिव वेजेस रेट पर आवर क्या होता है, एंड कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, एंड कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। अब इफेक्टिव वेज रेट क्या होता है, देखो इफेक्टिव वेज रेट का मतलब ये देखो, यहाँ पर जो भी हम लोग सीख रहे थे उसी से हम लोग समझेंगे इफेक्टिव वेज रेट, देखो यहाँ पर पेमेंट 8 आवर्स के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव वेज कितना है 6 आवर्स, क्योंकि 6 आवर्स ही प्रोडक्शन हुआ, 2 आवर्स तो नहीं हुआ, तो इफेक्टिव वेज रेट कितना हो गया, इफेक्टिव वेज रेट हो गया हम लोग का 6 आवर्स के लिए, तो ये देखो अगर एक लेबर, ठीक है, एक लेबर जो है वो 9 बजे से लेके, ठीक है, 6 बजे तक, ठीक है, 6 बजे यानी
इतना हो जाएगा। 9 आवर्स जो है वो फैक्ट्री में टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 9 आवर्स ही वो प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें से कुछ टाइम उसका प्रोडक्शन करने में जाता है, ठीक है, और कुछ टाइम जो है उसका नॉर्मल आइडल टाइम होता है, ठीक है। ये उसका डेली होता है, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम डेली होता है, एबनॉर्मल आइडल टाइम किसी का डेली नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होगा जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में डेली रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, डेली मशीन ब्रेकडाउन हो गया, तब तो बंद ही हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन 2-4 दिन बाद। वैसे नहीं होता है, डेली आग लग गया, फ्लड आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। ये सब अनफोर्सिन इवेंट है, कभी कभार होना चाहिए, ठीक है, कभी कभार होता है। बाकी ये जो नॉर्मल आइडल टाइम, ये तो डेली रूटीन का बात हो गया, ठीक है। लोगों को डेली लंच करना है, डेली टिफिन करना है, डेली रेस्ट लेना है, डेली मशीन रेडी करना है। तो प्रोडक्शन आवर उसका कुछ हो सकता है और कुछ उसका आइडल टाइम हो सकता है। सपोज प्रोडक्शन आवर है 7 आवर्स, ठीक है, प्रोडक्शन आवर। और जो नॉर्मल आइडल टाइम है, इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का 2 आवर, ठीक है। तो टोटल 9 आवर्स इस तरह से वो फैक्ट्री में स्पेंड करता है, 7 आवर्स और 2 आवर्स। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना होगा, देखो, इफेक्टिव वर्किंग आवर। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर मतलब जिस टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव टाइम। जैसे तुम लोग मान लो पढ़ने बैठे थे 2 घंटा, लेकिन 1 घंटा ही मन लगा के पढ़ा, तो इफेक्टिव जो है स्टडी टाइम हो गया 1 आवर, ठीक है। इफेक्टिव स्टडी टाइम हो जाएगा 1 आवर। तो यहाँ पर इफेक्टिव वर्किंग आवर क्या हो जाएगा, 7 - 2, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। तो तुम लोग बोलोगे हम तो 2 घंटा बैठे थे पढ़ने के लिए, तो वो तुम लोग का हो गया एक्चुअल स्टडी आवर्स, ठीक है। माइनस कर देंगे नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। तो एक्चुअली वर्किंग आवर्स कितना है वर्कर का, वो तो 9 बजे पहुंच जाता है फैक्ट्री, 6 बजे निकलता है, तो उसका एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना है, 9 घंटे उसे ड्यूटी देना ही पड़ता है, तभी जाके उसको जो है वेजेस मिलता है। अच्छा, और नॉर्मल आइडल टाइम एग्जांपल के हिसाब से कितना लिखा मैंने, 2 आवर्स, ठीक है। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना हो गया, 7 आवर्स, ठीक है। ये हो गया इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव वेज रेट, ठीक है। वेज रेट पर आवर मतलब 1 घंटे में एक लेबर को या वर्कर को, जो भी बोलो, कितना पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या डेटा पता होना चाहिए, पता है। मान लो हम लोग किसी वर्कर को पे कर रहे हैं 100 रुपीज, ठीक है, 5 आवर्स काम करने के लिए, तो 1 घंटे के लिए 20 रुपीज पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वेज रेट हो गया, वेज रेट पर आवर है ना, वेज रेट पर आवर। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आवर्स चाहिए टोटल, और हमें वेजेस चाहिए टोटल, ठीक है। टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आइडल वाला एक कंसेप्ट आ जा रहा है। तो टोटल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, वेजेस और टोटल इफेक्टिव आवर्स। तो इफेक्टिव आवर्स तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया कि नॉर्मल आइडल टाइम हटा दो तो हमें पता चल जाएगा कि इफेक्टिव आवर्स कितना हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग टोटल वेजेस देखेंगे कितना होता है। कैलकुलेशन ऑफ, कैसे वेजेस कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो, एनी टाइप ऑफ पेमेंट दैट इज paid to a person for working in a फैक्ट्री, ठीक है। अगर कोई भी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो सभी लेबर कॉस्ट में माना जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है उसका लिस्ट है, हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो पूरा डेटा आ जाएगा एक ही जगह पे। तो पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक अमाउंट जो होता है, ठीक है, बेसिक सैलरी ये मिलेगा, ठीक है। फिर डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस अगर कुछ है तो, डियरनेस अलाउंस का मतलब इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई के लिए जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ठीक है। अदर अलाउंसेस भी हो सकता है, अदर अलाउंसेस भी हो सकता है, जैसे कि कंपनी घर का रेंट पे कर रही है, यानी हाउस रेंट अलाउंस,
ये हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेबर का कॉस्ट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को लेबर को रखने के लिए अपने पॉकेट से क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा। बेसिक सैलरी पे करना पड़ेगा, डीएनएस अलाउंस पे करना पड़ेगा, हाउस रेंट अलाउंस अगर होगा तो पे कर सकते हैं। अब देखो सैलरी फिक्स्ड है, मतलब ये तो होगा ही होगा, बाकी ये सब डिपेंड करता है कि कंपनी डीए दे रही है कि नहीं, हाउस रेंट अलाउंस दे रही है कि नहीं, लेकिन जितने तरह का हो सकता है हम लोग लिख रहे हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस, अब सारी कंपनी ट्रेवलिंग अलाउंस दे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर देगी तो ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस, अच्छा और क्या मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, परक्विजिट, मतलब एम्प्लॉय की तरफ से देखो तो मिल सकता है, एम्प्लॉयर की तरफ से देखो तो ये पेमेंट करना पड़ेगा, परक्विजिट्स, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम एक बार जो है इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर फिर से दूसरा पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे, क्यों क्लोज किया वो बता देते हैं बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर यहाँ पर ऐड करके एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब देखो ये सब जो है ना, ये डायरेक्टली कोई भी एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये कोई भी एम्प्लॉय के पास चला जाएगा, डायरेक्ट उसके पॉकेट में चला जाएगा, सैलरी उसके पॉकेट में डायरेक्टली जाएगा हर मंथ। डीएनएस अलाउंस भी उसके साथ ऐड होके जाएगा अगर गिवन है तो, अदर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस अगर कंपनी दे रहा है वो भी मंथली जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंसेस का भी कुछ मंथली स्कीम, डेली स्कीम कुछ हो सकता है, बोनस हो सकता है, परक्विजिट हो सकता है। तो ये जो भी खर्चे है ना, ये खर्चे को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इन पॉकेट, ये जितना भी खर्चा अभी हम लोगों ने लिखा, ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्ट इन पॉकेट, डायरेक्ट इन पॉकेट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पॉकेट में डायरेक्टली जाएगा। बट कुछ खर्चा ऐसा भी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, बट उसका बेनिफिट अभी इंस्टेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, बट रिटायरमेंट टाइम पे या फिर कुछ और तरीके से मिल सकता है। जैसे कि मान लो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है, ठीक है। मतलब ये एक रूल्स होता है, उसके हिसाब से क्या कर सकता है एम्प्लॉयर जो है, वो अपने एम्प्लॉय के लिए एक फंड बना सकता है, ठीक है। फ्यूचर में वो फंड वो ले लेगा, ठीक है। अब जैसे एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूशन करेगा जस्ट उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करेगा। एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है, वो कैसे करेगा, उसके सैलरी से वो पैसा कट करके ही उसे दिया जाएगा, ठीक है। वो पैसा उससे कट करके ही दिया जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट हो जाएगा। दूसरा होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मतलब अगर एम्प्लॉय का कोई भी काम करते वक्त कुछ चोट वोट लग जाता है, ठीक है, तो वो ये जो कंट्रीब्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो ये ईएसआई से पेमेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट के टाइम पे मिल सकता है ग्रेचुइटी, ठीक है, पेंशन, ठीक है, पेंशन। तो ये सब पेमेंट जो है ये मंथली नहीं मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्टली इन पॉकेट, ठीक है। डायरेक्टली नहीं जाएगा, लेकिन जैसे कभी ना कभी तो रिटायर्ड होगे तब पेंशन मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा, अगर चोट वोट लगता है तो ये सारी स्कीम से भी पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्टली इन पॉकेट, इनडायरेक्टली इन पॉकेट। तो ये सारा चीज मिला के हो जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों मिला के टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है। टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये दोनों, ये और ये सारा टोटल, ठीक है। मैंने यहाँ पर तो बंद नहीं किया है, तो यहाँ लिख देते, ठीक है, यहाँ लिख देते टोटल लेबर कॉस्ट। और जैसे ही हमें टोटल लेबर कॉस्ट मिल गया, अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव वेज रेट, ठीक है, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, यही तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वेजेस चाहिए। तो टोटल
वेजेस यानी यहाँ पर टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वर्किंग आवर। ठीक है, ये हो जाएगा इफेक्टिव वेज रेट, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और इसको जानते हुए हम लोगों ने ये जाना कि इफेक्टिव वर्किंग आवर क्या होता है और लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग यहाँ से देखते हैं। जैसे पहला ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी gets the following in emoluments and benefits: basic pay 10,000 per month, dearness allowance 2,000 per month, bonus 20% of salary and DA, other allowance 2,500 per month, employer's contribution to PF 10% of salary and DA. X works for 2,400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive and treated as normal idle time. You are required to compute the effective hourly cost of employee. तो लेबर कॉस्ट हो या फिर मतलब वेजेस कॉस्ट हो, बात तो एक ही है। हमें क्या करना है, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट मतलब इफेक्टिव वेज रेट हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। तो इसके लिए हमें दो चीज चाहिए, पहला तो हमें टोटल लेबर कॉस्ट चाहिए और दूसरा हम लोग को चाहिए इफेक्टिव आवर्स, वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है इस एम्प्लॉय को। तो इलस्ट्रेशन 1, statement showing computation of effective hourly cost of एम्प्लॉय एक्स। एम्प्लॉय एक्स जो है इनका इफेक्टिव आवरली वेज रेट क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स पर मंथ, मतलब जो भी मिलेगा पर मंथ और पर एनम। ठीक है, दोनों तरह से हम लोग टोटल कर लेते हैं। अच्छा अब देखो बेसिक पे, तो बेसिक पे मतलब जो नॉर्मल होता है। ठीक है, बेसिक पे जिसके वजह से कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा। ठीक है, बेसिक पे एक होगा, उसके बाद क्या क्या और एक्स्ट्रा कंपनी दे रही है वो अलग बात है। 10,000 पर मंथ, तो पर मंथ पे लिख देते हैं 10,000, तो ईयरली कितना हो जाएगा इंटू 12, 1,20,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, तो ऐड करेंगे डियरनेस अलाउंस, तो ये कितना है, डीएनएस अलाउंस है 2,000 पर मंथ, तो ये भी मिलेगा। ठीक है, ये सब डायरेक्ट है ना, तो ये भी मिलेगा। तो 2,000 इंटू 12, 24,000। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही मिलता है। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है कि कंपनी का मिस्टर एक्स को रखने के लिए 1 घंटे में कितना खर्चा होता है, उसी को तो बोलेंगे इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट। अच्छा बोनस है, बोनस कितना दिया जाता है, बोनस दिया गया है यहाँ पर 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो कितना हो जाएगा 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ सैलरी कितना है 10,000 और डीए कितना है 2,000, मतलब 10% ऑफ 10,000 प्लस 2,000, तो कितना हो जाएगा 12,000 का 20% कितना होता है 2,400। ठीक है, 2,400 इंटू 12 पर एनम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 28,800। अच्छा बोनस के बाद कौन सा पेमेंट है, बोनस के बाद अदर अलाउंस, अदर अलाउंस कितना है 2,500 पर मंथ, तो 2,500 इंटू 12, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, ये हो गया 30,000। अच्छा इसके बाद इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा। एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन ये बता रहा है कि पीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। मिस्टर एक्स को, एक्स का जो प्रोविडेंट फंड बन रहा है उसमें एम्प्लॉयर का इतना कंट्रीब्यूशन है, तो क्या ये लेबर कॉस्ट में आएगा, मतलब लेबर कॉस्ट में आना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब जो एम्प्लॉयर है
मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं मिस्टर एक्स को मुझे मंथली ये पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस ये पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस इतना पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस इतना पेमेंट करना पड़ेगा, और उनका पीएफ जो रेडी हो रहा है उसमें 10% ऑफ सैलरी एंड डीए पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो? नो मैम, नहीं आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा? जो पीएफ है वो तो हर मंथ सैलरी से काट के ही डाला जाएगा ना। ये देखो 10% ऑफ सैलरी एंड डीए, जो सैलरी और डीए दिया जाता है उसका 10% इंप्लॉयर को देना पड़ेगा, इंप्लॉयर को अपने पास से देना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड में। तो क्या इंप्लॉयर का ये खर्चा नहीं होगा? क्या इंप्लॉयर का ये खर्चा नहीं होगा मिस्टर एक्स को रखने का? आता है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सब तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एम्प्लॉय को रखने के लिए ये सब तो देना ही पड़ता है डायरेक्टली उनके पॉकेट में, और फ्यूचर में जब वो रिटायर करेंगे, उनको चोट लगेगा, उनके लिए पेंशन रखना है, ग्रेचुइटी रखना है, तो वो सारे भी तो खर्चे ही हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि उसे मिस्टर एक्स को रखने के लिए पीएफ बना रखा है, ठीक है, मिस्टर एक्स को पीएफ भी देंगे, ठीक है, प्रोविडेंट फंड बना रखा है जो कि फ्यूचर में उन्हें मिलेगा, तो प्रोविडेंट फंड में कितना जमा करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर को, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है, एम्प्लॉयर है, उनको कितना देना पड़ेगा? जो सैलरी दे रहे हैं मिस्टर एक्स को उसका 10% सैलरी और डीए का। तो क्या ये खर्चा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का? बोलो। खर्चा होगा कि नहीं होगा? बोलो। ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होगा ना ये वाला। तो 10% ऑफ क्या हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। तो सैलरी एंड डीए कितना है? 12,000। तो कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 12 तो 14। हाँ, टोटल कितना होगा? 12, 13, 14,000, 14,000, 14, 16, 17,900, 17,900, 18,000, 18,100 हो रहा है। हाँ, अब ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल करो। 1,20,000 प्लस 24,000, 217,200। 217,200, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इतना ईयरली खर्चा, ठीक है। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर कैलकुलेट कर लेते हैं। इफेक्टिव, ये तो हो गया टोटल मैम। वेजेस। हाँ बोलो। आंसर की 108.6 हो गए। 108.6 है, 108.6 है। इफेक्टिव वर्किंग आवर, ये भी देखना पड़ेगा कि जो मिस्टर एक्स है वो इफेक्टिवली कितना टाइम काम करते हैं। तो वो टोटल ईयरली, देखो इसलिए मैंने ईयरली कैलकुलेशन किया है क्योंकि जो आवर्स है वो ईयरली दे रखा है। टोटल 2,400 आवर्स ये काम करते हैं, लेकिन उसमें उनका बेकार चला जाता है 400 आवर्स। ये कोई प्रोडक्शन रिलेटेड काम नहीं होता इस टाइम पे, और इसे नॉर्मल आइडल टाइम माना गया है, तो ये माइनस कर देंगे 400 आवर। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना हो गया? 2,000 आवर, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं इफेक्टिव पेज रेट ₹18,000, लेकिन ये ईयरली है, ठीक है, तो हम लोग ये वाला नहीं लिख सकते, ये वाला लिखेंगे, है ना। 2,17,200 ये लिखेंगे, ये मंथली है, ये ईयरली है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर हमें दोनों ही ईयरली लिखना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से आ जाएगा ₹108.60 पर आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, 1 घंटे में इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब वर्कर का खर्चा नहीं, हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि कंपनी को एक वर्कर को रखने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है। तो कंपनी को कोई एक वर्कर को रखने के लिए उसका पीएफ भी तो रेडी करना पड़ रहा है, अभी से ही रेडी किया जाता है, जैसे पेंशन, ग्रेचुइटी। तब पेमेंट कैसे करेंगे? जब रिटायरमेंट होगा, इतना लमसम अमाउंट का जुगाड़ तभी से करना पड़ता है, स्टार्टिंग से ही, ठीक है।
तो ये सब खर्चा है, तो ये खर्चा डायरेक्टली पॉकेट में चला जाएगा, ये खर्चा बाद में देना पड़ेगा। लेकिन हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि मेरा ईयरली इनको रखने का कितना खर्चा हो रहा है। अब पेमेंट इसमें से जितना ही करे, ये तो अपना कॉस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर सके। नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 2। इन ए फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन ए वीक, ठीक है, एक फैक्ट्री में वीकली 6 days काम होता है एंड 8 hours each day, ठीक है। तो 1 day में, एक दिन में कितना टाइम काम होता है? 8 hours, ठीक है। और 1 week में कितना दिन काम होता है? 6 days, ठीक है, 6 days। ए वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर डे बेसिक प्लस डीए। तो वर्कर को कैसे पे किया जाता है? 100 पर डे बेसिक प्लस डीए, 120% ऑफ बेसिक एट द रेट ऑफ 120% ऑफ बेसिक, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पे किया जाता है, और पर डे के हिसाब से क्या दिया जाता है? बेसिक प्लस डीए एट द रेट ऑफ 120% ऑफ बेसिक। ही इज अलाउड टू टेक 30 minutes ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर्स शिफ्ट फॉर मील ब्रेक, ठीक है। अब इनको 30 मिनट्स का जो है ऑफ दिया जाता है ताकि वो अपना मील जो है वो ले पाए, ठीक है, मील ब्रेक होता है। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम हो जाएगा क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ेगा। एंड 10 मिनट्स रिसेस फॉर रेस्ट, ठीक है, 10 मिनट्स रेस्ट के लिए दिया जाता है, ये भी नॉर्मल आइडल टाइम है। ड्यूरिंग ए वीक हिज कार्ड शो दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू। तो इनके पास जो जॉब कार्ड है ना, जहां पर लिखा हुआ रहता है कि इन्होंने कितना घंटा काम किया, तो जॉब एक्स के लिए इतना आवर्स काम किया, जॉब वाई पे इतना आवर्स काम किया, जॉब जेड पे इतना आवर्स काम किया। द टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर ए जॉब। जो टाइम बुक नहीं हो रहा है, ठीक है, वो वेस्ट मान लेंगे व्हाइल वेटिंग फॉर ए जॉब। कोई एक जॉब के लिए अगर हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक, ठीक है। एक हफ्ते में कितना वेजेस देना पड़ रहा है वर्कर को, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम काम होता है एक वीक में, क्योंकि हमें बोला है कि एक वीक में कितना वेजेस देना पड़ता है। तो पहले ये तो कैलकुलेट कर ले एक वीक में कितना काम होता है, ठीक है, कितने टाइम काम होता है। तो इलास्ट्रेशन 2, टोटल वर्किंग आवर्स इन ए वीक, ठीक है। 1 वीक में कितना टाइम काम होता है? तो 1 वीक में काम होता है कितना टाइम, ये देखो 6 days इन ए वीक, ठीक है, और 8 hours ए डे। तो बोलो एक वीक में कितने आवर्स काम होते हैं? क्योंकि एक दिन 1 डे यानी 8 hours काम हुआ, ठीक है। तो 6 days मतलब कितना आवर्स काम होगा? क्योंकि एक वीक में 6 days काम होता है, तो 6 days में कितना आवर्स काम होगा? अगर पर डे, हाँ बोलो। 48। 48 करेक्ट। तो 1 वीक में 48 आवर्स काम होगा, ठीक है। टोटल वर्किंग आवर्स इन ए वीक हो जाएगा 6 days इंटू 8 hours पर डे। तो ये हो गया 48 आवर्स इन वीक, इन ए वीक। एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना आइडल टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं आइडल टाइम नॉर्मल था हम लोग का, नॉर्मल आइडल टाइम पर डे, ठीक है। पर डे कैलकुलेट करके फिर वीकली कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मल आइडल टाइम देखो क्या दे रखा था, 30 मिनट्स शिफ्टिंग टाइम पे, सॉरी मिल्स ब्रेक के लिए, और 10 मिनट्स रेस्ट करने के लिए। तो टोटल 40 मिनट्स का जो है वो नॉर्मल आइडल टाइम है। 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, ठीक है, तो 40 मिनट्स, ठीक है। ये तो डेली का है ना, डेली ही मील ब्रेक मिलता है और डेली 10 मिनट्स का रेस्ट मिलता है। यहाँ पर दे भी दिया है, देखो यहाँ पर बोल रहा है ही इज अलाउड टू टेक 30 मिनट्स ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर्स शिफ्ट फॉर मील ब्रेक एंड 10 मिनट्स रेस्ट फॉर रेस्ट, ठीक है। तो मतलब हर दिन जो है एक ही बार मिल लेगा और रेस्ट, ठीक है। तो पर डे 40 मिनट्स रेस्ट होता है। तो नॉर्मल आइडल टाइम पर वीक कितना होगा? पर वीक, तो वीकली कितने दिन काम होता है? वीकली तो 7 days काम होता है, वैसे वीक मतलब 7 days होता है, वीकली तो यहाँ पर लेकिन 6 days काम होता है। हाँ बोलो कितना होगा? 240। 240 करेक्ट। तो 40 मिनट्स
पर डे का आइडल टाइम है, ऐसे 6 डेज, तभी हमें वीकली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 240 मिनट्स। 240 मिनट्स मतलब कितना आवर्स होगा, आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर्स में हो जाएगा कन्वर्ट, 60 से डिवाइड कर दो, 4 आवर्स, है ना, 4 आवर्स हो गया, 60 से डिवाइड कर दिया, 4 आवर्स हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया कि एक हफ्ते में कितना टाइम काम होता है, एक हफ्ते में कितना रेस्ट होता है। तो इसका मतलब हम लोग ये पता कर लेंगे कि इफेक्टिवली एक हफ्ते में कितना काम होता है। तो इफेक्टिव वर्किंग आवर इन ए वीक, क्योंकि हमें वो चाहिए होता है, ठीक है, वर्किंग आवर इन ए वीक, क्योंकि वीकली कैलकुलेट करने बोला है तो हम लोग वीकली कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितने टाइम काम होता है, 48 आवर्स, ठीक है, 48 आवर्स टोटल काम होता है, लेकिन 4 आवर्स आइडल चला जाता है। तो इफेक्टिव आवर्स कितने हैं, 44 आवर्स। इफेक्टिव वीकली आवर्स हो गया 44। वीकली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है, इसीलिए वीकली कर रहे हैं। अच्छा, अब टोटल एक जॉब, 3 जॉब था, ठीक है, टोटल जॉब में कितने आवर्स इन्होंने काम किया है वो टोटल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो है, ये जॉब में जो इन्होंने काम किया है ना, ये एक हफ्ते का है, ठीक है, 1 वीक में इतने सारे अलग अलग जॉब में काम किया है और इतना टाइम स्पेंड किया है। टोटल कर लेते हैं, एक बार टोटल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल आवर्स चार्ज टू जॉब, तो प्रोडक्शन कितने टाइम इन्होंने किया है, जॉब 1 में 15 आवर्स इन्होंने काम किया, 2 में 12 आवर्स और 3 में 13 आवर्स, ठीक है, अलग अलग जॉब में इन्होंने इस तरह से काम किया। तो टोटल कितना काम हो गया, 10 10 10 30 40 50 हो जा रहा है ना, 40 हो रहा है, 40 आवर्स, ठीक है। तो टोटल इन्होंने 40 आवर्स काम किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल इन्होंने कितना टाइम काम किया, 44। मेरा बात समझो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो वर्कर थे ना, जो वर्कर थे वो कितने टाइम काम किए, वो उन्होंने वीकली पर डे 8 आवर्स के हिसाब से 6 डेज में उन्होंने 48 आवर्स काम किया, मतलब 48 आवर्स उनका अटेंडेंस था फैक्ट्री में, ठीक है, एक हफ्ते में। लेकिन वो डेली 40 मिनट्स आइडल स्पेंड करते हैं, तो वीकली इन्होंने 4 आवर्स आइडल स्पेंड कर दिया। इस हिसाब से हमें ये पता चल गया कि उन्होंने प्रोडक्शन में टाइम लगाया 44 आवर्स, लेकिन जब हर एक जॉब का प्रोडक्शन आवर्स हम लोगों ने टोटल किया तब हमें ये दिखा कि एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है 40 आवर्स। तो इसका मतलब जो यहाँ पर 44 दिख रहा है प्रोडक्शन टाइम, बट यहाँ पर एक्चुअली इतना दिख रहा है, तो ये जो 4 आवर्स का डिफरेंस है ये क्या है बोल सकते हो, ये जो 4 आवर्स का फिर भी डिफरेंसेस दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं होगा ना, नॉर्मल तो हमें बता दिया है, नॉर्मल तो हमें बता दिया है। देखो यहाँ पर बोला है द टाइम नॉट बुक्ड, मतलब वो 4 आवर्स, ठीक है, जो बुक्ड नहीं है, यहाँ पर नहीं बोला है। वेस्टेड, वेस्टेड मतलब बेकार हो जाना, वेस्ट मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है रीजन या एबनॉर्मल होता है, ये बताओ। अगर कोई भी टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो नॉर्मल रीजन होता है कि एबनॉर्मल, मतलब मान लो कि पढ़ाई करते करते अचानक से टीवी देखना स्टार्ट कर दिए, टाइम वेस्ट कर दी, फॉर एग्जांपल बोल रहे, ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि टीवी देखना मतलब ही टाइम वेस्ट है, हम जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अगर मान लो कि, या फिर मान लो फोन पे किसी से बात करने लग गए तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करते करते प्यास लगा, थोड़ा सा पानी पी लिए, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि टाइम वेस्ट किया, वो तो नॉर्मल बात है ना, इंसान हो तो पानी पी सकते हो, भूख लगा है तो खाना खा ही सकते हो। तो अगर पढ़ते पढ़ते अचानक से फोन आ गया, बात कर लिए 15 से 20 मिनट, ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए। तो ये जो है द टाइम नॉट बुक वाज वेस्टेड, वेस्टेड मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, वेस्टेड का मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। ये वेस्टेड लैंग्वेज से हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअली दिख तो रहा है 44 आवर्स प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन एक्चुअली देखो 40 आवर्स हुआ है। तो ये जो 4 आवर्स है इसे हम लोग बोलेंगे वेस्टेज हुआ है इतना टाइम, ठीक है, टाइम वेस्टेड, जो कि बुक्ड नहीं है, मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन में हमें नहीं बताया, लेकिन हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। टाइम वेस्टेड फॉर जॉब, मतलब जॉब वर्क करते हुए कितना टाइम वेस्ट हुआ है, या फिर टाइम वेस्टेड लिख दो, फॉर जॉब लिखने का जरूरत, टाइम वेस्टेड कितना हो गया, 4 आवर्स। ये हो जाएगा एबनॉर्मल, वेस्टेड है ना, एबनॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस, या फिर एबनॉर्मल लॉस नहीं, वो मटेरियल में यूज होता है लैंग्वेज, एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग लिखेंगे टोटल वेजेस
फॉर ए डे। एक दिन का टोटल वेजेस क्या देना पड़ता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो 100 रुपीज देना पड़ता है। द रेट ऑफ 100 पर डे बेसिक प्लस डीए एट द रेट ऑफ, अब ये देखो 100 पर डे बेसिक प्लस, ये ऐसे पढ़ना है 100 पर डे बेसिक प्लस डीए देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 120% ऑफ बेसिक। मतलब कैसे मिलेगा, पर डे का जो सैलरी है वो इस तरह से मिलेगा 100, ठीक है, पर डे प्लस डीए मिलेगा 120% ऑफ बेसिक, ये ठीक है। तो 100 प्लस 120% ऑफ 100 मतलब कितना होता है, 120% ऑफ 100, ये क्या होगा, 100 इंटू 120, मतलब 120 होगा ना, 120 होगा। अच्छा 120 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 220 पर डे। ये पर डे क्यों लिखा, पर डे ही दिया हुआ था, देखो मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, ये पर डे का दिया हुआ था, ठीक है। तो वेजेस फॉर ए वीक कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें वीकली वेजेस रेट पूछा है, तो ये एक दिन का वेजेस है। तो वेजेस फॉर ए वीक कितना होगा, एक दिन का अगर 220 है, हाँ बोलो कितना होगा बोलो। 1320। करेक्ट, क्योंकि 6 डेज काम हो रहा है, 6 डेज काम हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹1320 पर वीक, ठीक है। वीकली इस तरह से हो जाएगा पर वीक, तो 1320 पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इफेक्टिव वेज रेट, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, ठीक है। तो पर आवर कैलकुलेट करने बोला था, तो देखो 1320 पर वीक पेमेंट किया जाता है, ठीक है, ₹1320 पर वीक पेमेंट किया जाता है एक हफ्ते में। और एक हफ्ते में कितने आवर्स काम होते हैं, एक हफ्ते में काम हो रहा है हम लोगों का 44 आवर्स, ठीक है। 40 इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना है 44 आवर्स, क्योंकि एबनॉर्मल तो हम लोग चार्ज नहीं कर सकते ना, हम लोग एबनॉर्मल जो है वो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग का डिवाइड कितने से होगा 44 से होगा, क्योंकि इफेक्टिव वर्किंग आवर मतलब टोटल से सिर्फ नॉर्मल को माइनस किया जाता है। इसका रीजन देखो अभी समझ में आ जाएगा, एक बार हम 44 से दिखा देते हैं, देखो 44 आवर्स से दिखा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1320 डिवाइडेड बाई 44 करके देखो कितना होता है, 30 रुपीज है ना, 30 रुपीज हो जाता है, ₹30 पर आवर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको 44 की जगह 40 से डिवाइड करते, देखो 1320, 33 है। हाँ 40 से करते तो यहाँ पर 33 आ जाता, तो हम लोग ये बोलते कि एक घंटे में 30 रुपीज पे कर रहे हैं, उसकी जगह हम लोग बोलते हैं एक घंटे में 33 रुपीज पे कर रहे हैं। अब मान लो एक घंटे में एक फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है, एक फिनिश गुड्स बनाने में फिर लेबर का खर्चा 30 हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग उसको 40 से चार्ज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे एक फिनिश गुड्स बनाने में 33 रुपीज लेबर को पे किए। अगर ये सोच लेते हैं कि एक घंटे में एक टेबल बनता है, ठीक है, इसका मतलब एक घंटे में अगर एक टेबल बनेगा और एक घंटे में लेबर को 30 रुपीज दे रहे हैं, तो एक टेबल बनाने में लेबर का खर्चा 30 है, और अगर हम लोग इसको 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो बोलेंगे 33 है। जैसे लेबर कॉस्ट 33 ऐड करेंगे, मान लो मेटेरियल का खर्चा था 50, तो यहाँ पर 80 रुपीज में चेयर रेडी हुआ, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा है, और यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ पर 83 में चेयर रेडी हुआ, तो ये महंगा हो गया, ठीक है, ये महंगा नहीं हुआ, ये 3 रुपीज से जो है हाई कॉस्ट बेयर कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस को भी चार्ज कर दिया। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम हम लोग इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं बेयर कर सकते, प्रोडक्शन कॉस्ट में करेंगे ना तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। अब मान लो इसको 100 रुपीज में बेचते हैं, यहाँ 20 रुपीज का प्रॉफिट है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें फिर प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, अगर ऐसे करके 100 में बेचना चाहेंगे तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट उतना नहीं होगा, तो इसका मतलब हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम चार्ज नहीं कर सकते, अगर चार्ज नहीं कर सकते तो उतने से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने पे पर आवर कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से एबनॉर्मल कोई भी लॉस हो, आइडल टाइम हो, ये सब कभी भी कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। गुड्स में चार्ज करने का मतलब ही है कस्टमर से रिकवर करना चाहते हैं, ये परमिसेबल नहीं होगा, सेल नहीं होगा ना मार्केट में। तो ये हो गया हम लोग का ₹30 पर आवर, एक आंसर तो मिल गया। दूसरा हमें क्या पूछा है कि हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द
वीक, ठीक है। किस तरह से हम लोग वेजेस को एलोकेट करेंगे वीकली, ठीक है। तो वीकली इतने आवर्स काम हुए हैं, तो देखो कैसे हो जाएगा, एलोकेशन ऑफ वेजेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जॉब एक्स, जॉब वाई, जॉब जेड, यहाँ पर 15 आवर्स काम हुआ है, 12 आवर्स, 12 आवर्स, 13 आवर्स, ठीक है। इंटू 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 इफेक्टिव वेज रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करना चाहिए हमेशा। 30 रुपीज हमें मिल गया, ₹30 पर आवर, सेम, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 इंटू 30, 450, ठीक है, ₹450। ये हो जाएगा 12 इंटू 30, ठीक है। तो 12 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 36 यानी 360, और 13 इंटू 30 यानी 390। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 9 और 5 ये हो जाएगा 14, 14 और 6 20, 0 2 2, ये हो गया 10 और 2 12, 1200, ठीक है। हाँ 1200 आ गया। तो टोटल ये हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर और क्या पूछा था देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा था कि द टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर ए जॉब। नॉर्मली क्या होता है, एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करने से उसे नॉर्मल आइडल टाइम ही माना जाता है। देखो यहाँ पर मैंने आज लिखवाया था स्टार्टिंग में, कहाँ लिखवाया था देख लेते हैं, आइडल टाइम शायद इसी पीडीएफ। ये देखो, जब मैंने नॉर्मल और एबनॉर्मल आइडल टाइम लिखवाया तो इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर वो नॉर्मली नॉर्मल आइडल टाइम माना जाता है। बट अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे वेस्टेड मानो, वेस्टेड का मतलब होता है एबनॉर्मल, तो हमें एबनॉर्मल मानना है। रूल्स जो है वो मैंने बता दिया, बाकी अगर क्वेश्चन अपने हिसाब से रेडी करता है कुछ तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये वेस्टेड टाइम हो गया। अब हमें पूछा था इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक, वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि कॉस्टिंग पीएल में कितना चार्ज होगा, वो हम बता देते हैं। देखो कॉस्टिंग पीएल में कितना चार्ज होगा, तो चार्ज, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, यहाँ तो पूछा नहीं है। चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल में कितना चार्ज हो जाएगा, जितना हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस है। तो 4 आवर्स का जो हम लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है ₹30 करके, ₹120 है ना, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द जॉब, फॉर द जॉब मतलब देखो, एक जॉब से जब दूसरे जॉब में शिफ्ट हो रहे हैं तो 4 आवर्स ओवरऑल हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। वो एबनॉर्मल लॉस कहां पर चार्ज होगा, कॉस्टिंग पीएल में। लेकिन चार्ज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी करें, लेबर हमसे कितने टाइम का पेमेंट लेगा, लेबर तो हमसे पूरा पेमेंट लेगा। यहाँ पर टोटल करो, ये टोटल कितना हो रहा था, 15 12 और 13, टोटल कितना हो रहा था 15 12 और 13 40 आवर्स। तो लेबर हमसे कितने टाइम का जो है पेमेंट लेगा, 40 आवर्स का तो लेगा ही लेगा। और उसके साथ साथ ये जो मतलब एबनॉर्मल टाइम है उसका वो क्यों बेयर करेगा लॉस, एबनॉर्मल टाइम 4 आवर्स जो है उसका जो पेमेंट है वो भी लेगा। तो टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द जॉब्स कितने हो जाएंगे, 1200 प्लस 120 यानी 1320, ठीक है। ये पूरा टोटल जो है जॉब का परफॉर्मेंस का कॉस्टिंग हो जाएगा, ये पूरे जॉब को कंप्लीट करने का खर्चा हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली इतना इतना टाइम काम हुआ है प्लस 4 आवर्स जहां पर प्रोडक्शन तो नहीं हुआ, बट ये पूरे जॉब में वो टाइम इन्वॉल्व था, वेस्टेड हुआ था, ठीक है। एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के लिए 4 आवर्स एक्स्ट्रा चला गया, तो क्या लेबर उसका पेमेंट नहीं लेगा, लेगा, 120 रुपीज का पेमेंट लेगा। तो पूरे जॉब का खर्चा कितना हो गया, 1200 फॉर प्रोडक्टिव वेजेस एंड 120 फॉर अनप्रोडक्टिव वेजेस, लेकिन पेमेंट तो पूरा 1320 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इलास्ट्रेशन 3 से हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे क्योंकि ये काफी टाइम लगेगा। 15 होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3 से हम होमवर्क दे रहे हैं, इलास्ट्रेशन 3 से होमवर्क दे रहे हैं, जितना सारा कर पाओगे 3 कर पाओगे, ठीक है। और
और एक पीडीएफ शेयर करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वहां से 23, 24, 25 ये 4 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3 ये वाला पीडीएफ हम शेयर करेंगे तो देख लोगे, इलास्ट्रेशन 3 कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और नहीं करना है, और एक पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे, वहां से 23, 24, 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, वो कर पाओगे। तो ये हम लोग होमवर्क में दे देते, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे होमवर्क, और बाकी आगे करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।